So, welcome back all class 12 स्टूडेंट्स। प्रीवियस टर्न में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था। आपको ध्यान होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, देन हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय विच लॉस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन करी थी। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, देन magnetic field due to finite length of current carrying conductor, then magnetic field due to current carrying circular coil on its axis and also as well as on its center. Now we are moving in the next topic which is very similar to the electrostatic. How I can say, see here, you can see here, this is the Ampere circuital law. Okay, so you know what is the Ampere circuital law? It is just like Gauss theorem in electrostatics. बिल्कुल किस तरीके से है, जैसे कि आपने गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। व्हाट इज द गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम में आप कहते थे कि अगर कहीं पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है तो वो वहां पर जो भी चार्ज, जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसका 1/ε0 टाइम होगा। सो हियर व्हाट एम्पियर सर्कुइटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्कुइटल लॉ कहता है कि यदि कहीं से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ। क्लियर हो गया? यानी कि कोई वायर है, वायर में के आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी, उसका हम लाइन इंटीग्रल निकाले, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, एक लाइन की तरह है वो, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो वो वहां पर जो भी करंट फ्लो करे उसके म्यू नॉट टाइम्स होगा, दैट इज क्लोज इंटीग्रल। इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल का साइन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि एक डायग्राम बना रहे हैं जिसमें देखिए ये करंट फ्लो कर रही है स्मॉल आई, और ये हमने जो है मान लेते हैं इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो करंट आपको मालूम है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में इस तरीके से पास हो रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट आप ले लीजिए, ठीक है। तो अगर छोटा सा आप लेंथ एलिमेंट इस तरीके से आप ले लेंगे तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रही है। सारे रूल्स बता चुका हूं मैं कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब आपको बात तो याद करनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप पढ़ रहे थे गॉस लॉ, वहां पर याद करिए एक हम लोग एरिया लेते थे, छोटा सा एरिया डीए लेते थे, देन उसका एरिया वेक्टर लेते थे which is in the direction of the electric field, or we can say this is the perpendicular to the surface area। वैसे ही यहाँ पर लाइन जो आपने ये डेल्टा है छोटा सा एलिमेंट का लेंथ लिया है, तो यहाँ पर भी एक जो है आपका एक तरीके से कह सकते हैं जैसे एरिया वेक्टर होता है तो वैसे एक लाइन वेक्टर होगा, तो डेल्टा एल का डेल्टा एल वेक्टर होगा, वो भी जो है किसकी डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल कुछ नई बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम लोग बात करते थे वहां पर एक छोटे से एरिया लेते थे कहीं पर गॉस थ्योरम में, तो उसके लिए एरिया वेक्टर लेते हैं विच इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग, आपको मालूम है कि जनरली नॉर्मली किसी भी चीज के लिए नॉर्मल का मतलब होता है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर नॉर्मल आना है ना, तो हम लोग हमेशा टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो आप इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो वायर है उसकी अभी लेंथ का आता पता नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ का एक तरीके से ये आपका वायर है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम अगर बात करें, सो आपसे हम अगर बात करें कि ये वायर इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, अभी पता नहीं इसकी लंबाई कितनी है। तो हम अगर आपसे बात करें कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस स्मॉल आर, तो हम लोग ये भी करके डिस्कशन करके ऑलरेडी आए हुए हैं। ये हम लोगों ने सॉल्व भी करा था। क्या सॉल्व करके आया था वो देखिए, फ्रॉम फिगर
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो अब ये देखिए, ये करंट कैरिंग या मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस से है कहीं पर कुछ, ठीक। और हम लोग अगर बात करेंगे, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको अगर आपको कोई पॉइंट मानना हो तो मान लीजिए एट पॉइंट P, एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। देखिए, अगर लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऑटोमेटिक ध्यान रखिए कि इनफाइनाइट लेंथ वायर की होगी, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर यहाँ पर निकल के बहुत आसानी से आपके पास निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब इसके आगे हम लोग जब बात करेंगे तो इसके आगे बात करेंगे तो नाउ द लाइन इंटीग्रल of magnetic field due to whole length of wire या करंट कैरिंग कंडक्टर की बात है, तो आप इसको दिखाएंगे B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ऐसे तो है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए E वेक्टर डॉट DA वेक्टर लेते थे गॉस थ्योरम की जब बात करते थे, ठीक। तो B वेक्टर क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, अब दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ध्यान से देखिए डायग्राम में, तो BDL cos 0 हो जाएगा। ये देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो BDL cos कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया BDL, ठीक। तो B को बाहर कर दीजिए, क्लोज इंटीग्रल DL दे दीजिए, तो B की वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर, और टोटल लेंथ अगर हम निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, ठीक है, तो टोटल लेंथ निकलेगी 2 पाई आर बाई सर्कमफेरेंस हो जाता है ना। ये देखिए, एक आपको सर्कमफेरेंस दिख रहा है, ठीक, तो सर्कमफेरेंस दिख रहा है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो आप देखिए कितना आ गया, म्यू नॉट आई, हेंस प्रूफ, हेंस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। अब आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एम्पियर सर्कुलर लॉ आपने प्रूफ कर लिया। इसमें एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा नया चीज है और एक बार इसको मैं फिर से इसीलिए आपको इजी करने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है एम्पियर सर्कुलर लॉ? बिल्कुल जैसे गॉस थ्योरम को यूज करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, बायो-सैवर्ट लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, बट कई जगह पर बायो-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करना है वो जल्दी टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक आसान सा लॉ चाहिए था जिससे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर पाए। तो इसके लिए बिल्कुल वैसे ही काम किया गया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको ध्यान होगा, याद होगा कि जो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाली, देन फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी जो एक्सिस एंड नॉन एक्सिस और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। देन फिर इसके बाद याद होगा कि अगले चैप्टर में गॉस लॉ इंट्रोड्यूस हुआ और वहां पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से फाइंड कर लेते थे। तो बिल्कुल एम्पियर सर्कुलर लॉ का भी यही रोल है। हालांकि बायो-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं, बट बहुत सारी जगहों पर आपके लिए प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट्स हो जाएंगी। इसको इजी करने के लिए एम्पियर ने अपना एक सर्कुलर लॉ पेश किया। क्या था एम्पियर सर्कुलर लॉ? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ। तो कुछ नहीं करना है, एक वायर इसमें करंट स्मॉल आई कर ली, आर रेडियस का आपने एक सर्कुलर पाथ यहाँ पर इमेजिन कर लिया, उसका एक छोटा सा लेंथ डेल्टा एल लिया। टेंजेंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर होगी, आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जस्ट ऐसे मैक्सवेल स्क्रू डाल का रूल का यूज करिए, करंट ये फ्लो कर रही है, जब घूमेगा तो देखिए उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, डेल्टा एल को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो डेल्टा एल वेक्टर होगा जो कि टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। बी वेक्टर डेल्टा एल वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, दोनों एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं। आपको ये भी मालूम था कि अगर वायर की लेंथ में नहीं मालूम है तो ऑटोमेटिक हम लोग इमेजिन कर लेंगे दिस इज द लेंथ ऑफ द
वी आर गोइंग टू यूज द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो हम लोगों ने V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू I बाई आर का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया। देन फिर क्लोज जो जैसा डेफिनेशन कह रहा था एम्पेयर सर्किट वाला वही करा, द लाइन इंटीग्रल, द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V वेक्टर और dl वेक्टर इक्वल टू B dl cos 0। B dl हो गया, B बाहर कर दिया, क्लोज इंटीग्रल dl आ गया यहाँ पर, B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू I बाई आर रख दिया, और टोटल अगर लेंथ एलिमेंट की निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो आपने 2 पाई लिख दिया, 2 पाई आर से 2 पाई आर करके यानी कि आ गया म्यू नॉट I एंड हेंस इट्स प्रूफ। So dear students, the next topic is applications of Ampere circuital law, magnetic field, और उसमें जो पहला नंबर है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर। बहुत सिंपल है, वी नो दैट ठीक, क्या जानते हैं हम लोग, बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट I। ठीक है, फिर वही पुरानी बातें हैं, अगर हम लोग एक तरीके से ये जो है वायर है जिसमें करंट कोई आई फ्लो कर रही है, आप इमेजिन कर लीजिए एक सर्कल, आप इस तरीके से उसका जो है रेडियस स्मॉल r मान लीजिए, यहाँ पर सपोज जो B वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर छोटा सा लेंथ एलिमेंट आप लेंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन में dl वेक्टर भी आएगा। ठीक है, फ्रॉम फिगर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको आप कोई नाम देना चाहे तो कोई नाम P भी दे सकते हैं इस पॉइंट का। ठीक है, अगर B वेक्टर और dl वेक्टर की बात करेंगे फ्रॉम फिगर, तो ये आ जाएगा B dl केवल बचेगा, क्यों, B dl cos 0 की वैल्यू 1 तो B dl आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, B आपका बाहर आ गया, अंदर dl बचा। ठीक, तो B dl बचा आपका, और इसको आप जो है क्या लिख सकते हैं, B इंटू 2 पाई r। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सिंस आपको मालूम है कि क्लोज इंटीग्रल dl के अगर टोटल लेंथ निकालेंगे तो वो 2 पाई r के बराबर आएगा, तो B इंटू 2 पाई r ये आ गया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पर हम म्यू नॉट आई लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर की जगह, ये देखिए म्यू नॉट आई लिखा हुआ है यहाँ पर, तो और करके लिख दीजिए B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I बाई R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर, और ये हमने किसकी हेल्प से निकाला है, वी आर फाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ। सो पॉज करिए वीडियो को और इसको नोट कर लीजिए। सो आपके सामने नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोलेनाइड, ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। सोलेनाइड कुछ नहीं है, एक पेपर शीट है, आप पेपर शीट को लीजिए, उसको रोल कर दीजिए, रोल करने के बाद उसमें एक कॉपर का इंसुलेटेड वायर लीजिए, उसके 100-200 टर्न कर दीजिए। अब उन दोनों टर्न को किसी बैटरी से कनेक्ट करके करंट फ्लो कराइए, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड दिस इज कॉल्ड द सोलेनाइड। तो वही यहाँ पर बात हो रही है एम्पियर सर्किट लॉ की, सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया बहुत लेंथ का जो है सोलेनाइड है, क्या कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट बोला, सो वी डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनाइड, हम मान लेते हैं बहुत लंबा सोलेनाइड है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, तो अगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे,
ऑलमोस्ट जो एक्सिस होगी सोलेनाइड की, आपको मालूम है वहां पर जो है क्या होगा कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए स्ट्रेट लाइंस आपको दिखेंगी। और फिर जैसे जैसे आप जो है थोड़ा सा एजेस की ओर जाएंगे तो आपको हल्का हल्का सा जो है उसमें हल्का सा स्लोप दिखने लगेगा। बीच में फिर भी स्ट्रेट लाइन रहेंगी, लेकिन बट फिर क्या होने लगेगा, दूर दूर जैसे जैसे जाएंगे एजेस पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा चेंज हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहती है। अब आपने क्या करा है यहाँ पर कि एक रेक्टेंगुलर इमेज, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कोई इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो आप एक रेक्टेंगुलर इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, और इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर आपने जो है इमेजिन कर लिया, और वो मान लिया हमने इसको नाम दे देते हैं कुछ यहाँ पर A B C D, एक रेक्टेंगुलर मान लिया। तो उसकी जो एक साइड आपको दिख रही है BA या AB आप कह सकते हैं, वो दिख रही है, वो बिल्कुल एक्सिस पर होगी, एक्सिस के पैरेलल होगी इनसाइड द सोलेनाइड। और बाकी जो रेक्टेंगुलर की जो CD साइड है, आपको बहुत, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट बहुत लंबा सोलेनाइड, तो पता नहीं CD कहाँ पड़ेगा जाके, और उसमें भी इस तरीके से करंट का पूरा जो है राउंड लगेगा। तो आपने यहाँ पर बेसिकली जस्ट एक डायग्राम आपने बना लिया। मेरे ख्याल से डायग्राम आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, बहुत लंबा सोलेनाइड है जिसका डायमीटर के कंपेयर में उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। और अगर हम लोग बात करें सोलेनाइड की, तो सोलेनाइड की अगर जब हम बात करेंगे तो सोलेनाइड के अंदर एक्सिस के आसपास जो सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, दैट मींस स्ट्रेट लाइन होगी, बट ऑन द एजेस थोड़ा सा जो है मैग्नेटिक फील्ड में जो है कुछ चेंजेस आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा राउंड दिख रहा है। हमने क्या करा है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल मान लिया है, जैसे करंट मान लेते हैं एक टर्न में जो करंट वो फ्लो कर रही है वो I नॉट फ्लो कर रही है। तो जैसे करंट यहाँ I नॉट फ्लो कर रही है, वैसे ABCD एक रेक्टेंगुलर हमने इमेजिन कर लिया है, हाइपोथेटिकल है। AB की एक साइड बिल्कुल एक्सिस पर आ रही है, और बाकी आप CD साइड अगर पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है जो सोलेनाइड, तो CD साइड बहुत दूर कहीं आएगी, और एक रेक्टेंगुलर ABCD हो गया, इसमें भी करंट I नॉट फ्लो कर रही है। सो ये जस्ट थोड़ा सा आपको हमने इतना बता दिया। नाउ फ्रॉम फिगर we know that by ampere circuital law, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाता है, म्यू नॉट I। सो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर आ गया, इक्वल टू कितना हो गया आपका, म्यू नॉट I यहाँ पर आ गया। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देन इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग जब बात करने लगेंगे कि अगर आपने एक ये जो है एक एनक्लोज्ड बाय एक तरीके से एक रेक्टेंगल उससे एनक्लोज है ये सोलेनाइड, तो हम ABCD चारों लेंथ की बात करेंगे, ठीक है ना। सो और with consideration of rectangle ABCD, we can write, क्या लिख सकते हैं भाई, जरा ध्यान से देखना। तो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर A से B वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस B से C B वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस C से D B वेक्टर डॉट dl वेक्टर और प्लस D से A B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। भाई हर साइड का देखो कंसीडर करेंगे तो ये टोटल जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके बराबर पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो कुछ चीजें आप बहुत ध्यान से देखेंगे, CD साइड सोलेनाइड से बहुत दूर होगी, और अगर आपको मालूम है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है उस पॉइंट की जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, किससे, जहां पर करंट फ्लो कर रही हो, तो आप जानते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाती है। CD चूंकि बहुत दूर है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको हम जीरो मान लेंगे, पहली बात।
दूसरा, अगर आप देखेंगे साइड बी सी और सी डी ए डी या सी डी सी भी बोल लीजिए या डी ए बोल लीजिए, ये साइड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द सोलेनोइड है, यानी कि बी डी एल cos 90, दोनों के एंगल का बीच कितना हो गया cos 90 हो गया, यानी cos 90 वैल्यू कितनी 0 होती है, यानी कि BC वाली साइड के लिए लाइन इंटीग्रल और DA वाली साइड के लिए लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंस साइड CD is too far away from axis of solenoid, hence लिख दीजिए यहां पर C से D, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर की जगह कितना आ गया 0, एंड ऑल्सो साइड BC and DA are perpendicular to the axis of solenoid, hence B से C इक्वल टू D से A कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर हो गई बात? तो देयरफॉर A से B ये बचा। अच्छा, इसको केवल VDL भी लिख सकते हैं A से B, इसलिए क्योंकि दोनों का जो आप स्मॉल लेंथ भी ले रहे हैं, स्मॉल लेंथ भी अभी हम लोग लिख देंगे, वो स्मॉल लेंथ जो है x मान लेंगे, ए बी साइड की बात हो रही है ना, केवल ए बी की लेंथ x मान लेंगे, तो परपेंडिकुलर टू सॉरी पैरेलल टू द एक्सिस है, पैरेलल टू द एक्सिस का मतलब एंगल दोनों के बीच में कितना होगा 0, तो उसको केवल हम लोग BDL भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर देन इसके बाद इसको आप चाहे तो B और A से B DL सॉरी DL या इसको BX लिख दे रहे हैं, सिंस मान लिया है, लेट कर लिया है यहाँ पर A से B की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर है x के बराबर है, तो ये आपके पास कितना आ गया BX के बराबर आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज x, मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने हो गए, सॉरी x का n, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n हो गए, देन एंड ऑल्सो लिख लें साथ में, एंड इफ ईच टर्न कंटेन्स करंट I0, then net current, तो नेट करंट I कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया n हो गया। अभी जो AB वाला ये आई है साइड आई है, इसकी लेंथ साइड कितनी थी x, और एक टर्न में करंट कितनी थी I0, तो नेट करंट कितनी हो गई LX I0, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, और जिस साइड की AB केबल साइड आ रही है उसकी लेंथ हमने अज्यूम कर ली है x है, और एक टर्न में करंट I0 होगा, तो नेट करंट I NX I0 यहाँ पर आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर बाय द पॉजिंग वीडियो यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग। ओके, सो अगेन फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक, क्लोज इंटीग्रल v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट I, ठीक, फ्रॉम 1 and 2
तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की जगह कितना है बी एक्स, और यहाँ पर आई की जगह कितना है एन एक्स आई नॉट, तो म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट एक्स, देयरफॉर this is the magnetic field due to the long state solenoid. नोट कर लीजिए। और दो चीजें यहाँ पर देखिए, ईच टर्न में कितनी करंट है उस पर डिपेंड कर रही मैग्नेटिक फील्ड, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ पे उस पर डिपेंड करे। बाय पॉजिंग द वीडियो कैन राइट डाउन। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है टोरॉइडल, उसको पढ़ेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।